हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो आज हम लोग टॉर्ट पे क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे जॉइंट टॉर्ट फीजर। लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट। समझ में आया था भाई? कमेंट कमेंट कर दिया करिए, मुझे भी तो पता चले कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहला रीजन तो ये है कमेंट करने का आपका कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरा रीजन ये है कि भाई मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, आप लोग कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है, समझे कि नहीं। मैं भी और अच्छे से पढ़ाऊँ फिर, है कि नहीं। अपने आप ये सब चीज़ें नेचुरल होती हैं। आपके कमेंट करने से मेरे अंदर नेचुरली एकदम एनर्जी आ जाती है, ठीक है। तो कमेंट कमेंट करते रहा करिए। चलिए, आज हम अच्छा, वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट में आप मुझे सबसे पहले लैंडमार्क केस बताइएगा जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को लायबल किया गया था, ठीक है। दूसरा वो वाला केस बताइएगा जो इंडिपेंडेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट में जो केस डील किया था। दोनों कमेंट करके बताइएगा। और जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ वो सारे ही प्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो जैसे ही मैं पूछूं तो 2 मिनट रोक के रिकॉल करिए कि भाई क्या था वो क्वेश्चन, क्या था उसका आंसर, और कमेंट करिए। चलिए, जॉइंट टॉर्ट फीजर पढ़ेंगे हम लोग। क्या होता है जॉइंट टॉर्ट फीजर? जॉइंट टॉर्ट फीजर बताइए भाई, क्या होता है। चलिए, जॉइंट टॉर्ट फीजर क्या होता है ना, जब दो आदमी, दो या दो से ज्यादा, ठीक है, एक साथ मिलके कोई सिंगल कॉज ऑफ एक्शन करते हैं जिससे किसी आदमी को लॉस होता है, मतलब टॉर्ट कमिट होता है दो या दो से आदमी द्वारा, ठीक। इसमें हम लोग वाइकेरियस लायबिलिटी भी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, उसमें भी मास्टर सर्वेंट थे, ठीक। ये जॉइंट टॉर्ट फीजर मतलब उसी का पार्ट है लेकिन ये अलग है, ठीक है। अब जॉइंट टॉर्ट फीजर क्या होता है? व्हेन टू और मोर पर्सन, लिख लीजिएगा, व्हेन टू और मोर पर्सन commit a tort acting in the furtherance of common design, they are known as joint tort feasor। जॉइंट टॉर्ट फीजर समझ में आए कि नहीं। जब कोई दो या दो से ज्यादा आदमी कोई टॉर्ट करते हैं, ठीक है, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन एक्शन, कॉमन डिजाइन, दे आर नोन एज जॉइंट टॉर्ट फीजर। एक और टर्म होता है इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर। वो क्या होता है उससे कंफ्यूज मत होइएगा, बस आप समझ लीजिए इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर क्या होता है। देखिए, इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर क्या होता है, एक आपको इलस्ट्रेशन से समझाते हैं। मान लीजिए दो मोटरसाइकिल वाले अलग अलग डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक, एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, ठीक है। अब दोनों के आपस में नेग्लिजेंस की वजह से, ठीक है, एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब एक आदमी पैदल जा रहा होता है, एक मोटरसाइकिल वाले इधर से एक इधर से, अब वो एक्सीडेंट कर देते जिससे थर्ड पर्सन जो बीच में होता है वो इंजर्ड हो जाता है। तो ये जॉइंट टॉर्ट फीजर होगा कि इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर होगा? अरे भाई, ये इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। दोनों के अलग अलग एक्शन से किसी थर्ड पर्सन को लॉस हुआ, इसलिए ये इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर है। ज्वाइंट टॉर्ट फीजर में क्या होता है, एक बहुत लीडिंग केस है ज्वाइंट टॉर्ट फीजर का, ध्यान रखिएगा, कभी मत भूलिएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस यही है। वैसे बात करें इसमें केस बहुत कम ही है, ब्रूक वर्सेस बूल, ठीक है। क्या हुआ था इसमें ए एंड बी,
ए एंड बी जो थे वो जेड की प्रीमाइसिस में, इसमें दो लोग थे ए एंड बी, वो जेड की प्रॉपर्टी में गए थे ये देखने की वहां पे कहां से गैस लीक हो रही है, वहां से गैस लीक होने की महक आ रही थी। तो ए और बी जाते हैं जेड की प्रॉपर्टी में चेक करने, यार गैस लीक कहां से हो रही है। तो क्या करता है इसमें से ए क्या करता है, वो वहां पर अंधेरा होने की वजह से माचिस जला देता है। तो माचिस जलाने से क्या होगा, पूरे में आग लग गई, जेड की प्रॉपर्टी में बहुत नुकसान हुआ। ठीक है, तो फिर जेड ने के तो ये दोनों ए और बी क्या माने जाएंगे, यस ज्वाइंट टॉर्ट फीजर, क्योंकि दोनों के एक्ट से किसी थर्ड को नुकसान हुआ है। दोनों सिमिलर कॉज ऑफ एक्शन करने वाले थे। इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर में क्या होता है, दोनों इंडिपेंडेंटली अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, दो मोटरसाइकिल वाले अलग अलग आ रहे थे और थर्ड पर्सन को लॉस हो गया। दोनों एक दूसरे को पहले जानते थोड़े थे, ये दोनों एक ही काम करने गए थे। क्या करने गए थे, जेड की प्रीमाइसिस में गैस कहां से लीक हो रही ये चेक करने गए थे। चलिए ये ध्यान रखिएगा, ब्रूक वर्सेस बुल, ठीक है, ये गैस वाला केस था। ठीक, अब क्या हुआ, लायबिलिटी देखिए, छोटा ही टॉपिक है ये, ठीक है, ज्वाइंट टॉर्ट फीजर बहुत छोटा टॉपिक है और हम लोग ज्वाइंट की ही बात करेंगे। इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर मैंने बता दिया कि दोनों में अंतर क्या है। अगर इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर हो तो पहचान जाइएगा कि वो ज्वाइंट टॉर्ट फीजर नहीं है, दोनों में बहुत हल्का सा अंतर है। अब लायबिलिटी ऑफ ज्वाइंट टॉर्ट फीजर, अगर दोनों लोग करते हैं, दोनों लोग टॉर्ट कमिट करते हैं तो उनकी लायबिलिटी कैसे देखी जाएगी या उनसे कंपनसेशन कैसे बांटा जाएगा। भाई अब ए और बी में से ये भी तो देखा जाएगा ना, लायबिलिटी क्या इक्वली है कि अलग अलग है, कितने लायबल होंगे, क्या दोनों के ऊपर केस हो सकता है, क्या एक के ऊपर हो सकता है, ये सब चीजें हम लोग जानेंगे किसमें, लायबिलिटी ऑफ ज्वाइंट टॉर्ट फीजर। इसमें 3 पॉइंट हैं। पहला, द लायबिलिटी ऑफ ए टॉर्ट फीजर इज ज्वाइंट एंड सेवरल। द लायबिलिटी ऑफ टॉर्ट फीजर ज्वाइंट एंड सेवरल क्या है भाई, ये देखिए। अब क्या होता है ना कि इसमें, अब मान लीजिए इसी केस का एग्जांपल ले लेते हैं, ब्रूक वर्सेस बुल। क्या हुआ, इसमें ए और बी दोनों ने एक्ट किया ना, जिसकी जेड की प्रॉपर्टी को लॉस हुआ। तो जेड के पास क्या क्या राइट है, जेड के पास राइट है या तो वो ए के ऊपर केस कर सकता है इंडिपेंडेंटली, या बी के ऊपर, या दोनों के ऊपर। समझ रहे हैं ना, पहला पॉइंट, ए के पास क्या क्या राइट है, इसी में हम लोग देख रहे हैं। द लायबिलिटी ऑफ टॉर्ट फीजर ज्वाइंट, टॉर्ट फीजर इज ज्वाइंट एंड सेवरल। द लायबिलिटी ऑफ टॉर्ट फीजर इज ज्वाइंट एंड सेवरल, की ज्वाइंट भी है और सेवरल भी है। कैसे, जेड के पास क्या राइट है कि ए के ऊपर वो सिर्फ ए के ऊपर केस कर सकता है पूरे नुकसान के लिए, या सिर्फ बी के ऊपर भी कर सकता है, या दोनों के ऊपर कर सकता है। पहली बात समझ में आई। चलिए दूसरी बात, अगर वो मान लीजिए दोनों के ऊपर केस करता है, ए और बी दोनों के ऊपर उसने केस किया, ठीक, अब क्या हुआ, कोर्ट ने डिग्री पास कर दी। ठीक, कोर्ट ने डिग्री पास कर दी कि तुम्हें 2 लाख रुपए कंपनसेशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। तो ये कंपनसेशन जेड जो है पूरा ए से ले सकता है कि ए से कहे कि तुम 2 लाख रुपए पूरा हमें दो, या बी से ले सकता है, मतलब किसी एक पार्टी से पूरे पैसे मांग सकता है, या दोनों से मांग सकता है। दूसरा पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट क्या था, वो सिंगल पार्टी के ऊपर भी केस कर सकता है, दोनों के ऊपर भी कर सकता है, या 2 से ज्यादा है तो उनके ऊपर भी। ठीक, दूसरा पॉइंट, अगर दोनों पे डिग्री पास हुई है कि दोनों को पैसा देना है, फिर भी जेड जो है प्लेंटिफ वो किसी एक से पैसा वसूल कर सकता है। ठीक, 2 पॉइंट हो गए। अब मान लीजिए तीसरा पॉइंट, अगर मान लीजिए जेड ने सिर्फ ए के ऊपर केस किया, ठीक है, सिर्फ ए के ऊपर केस किया, तो ए ये जो रॉन्ग डूअर है, रॉन्ग डूअर ये नहीं कह सकता जेड से कि सिर्फ मेरे ऊपर क्यों केस कर रहे हो, बी को भी जोड़ो, ऐसा नहीं कह सकता। ठीक है, ये इसका राइट है कि वो एक के ऊपर केस करता है, दोनों के ऊपर कहता है। अगर वो किसी एक के ऊपर केस करता है, ठीक है, किसी एक के ऊपर केस करता है
तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरी पार्टी पर बाद में केस नहीं कर सकता। ठीक है, सीपीसी में थोड़ा अलग है, आपको कहीं कहीं ऐसा मिल जाएगा पढ़ने को कि अगर आपने एक के ऊपर केस किया तो आप दूसरे के ऊपर बाद में नहीं कर सकते। लेकिन ज्वाइंट टॉर्ट फीजर में प्लेंटिफ अगर एक के ऊपर केस करता है तो दूसरा उसका राइट रहेगा दूसरे के ऊपर भी केस करने का। लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, एन एक्शन अगेंस्ट वन और सम ऑफ द ज्वाइंट टॉर्ट फीजर इज नो बार टू एन एक्शन अगेंस्ट द अदर टॉर्ट फीजर। ठीक है, लिख लीजिएगा। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। समझ में आ गया कि नहीं? 3 पॉइंट थे, लिख लीजिएगा अपनी भाषा में जैसे आपको आसान लगे। क्या है? रिलीज ऑफ वन ऑफ द ज्वाइंट टॉर्ट फीजर, रिलीज ऑफ वन ऑफ द ज्वाइंट टॉर्ट फीजर रिलीज ऑल ऑफ देम। अब ये क्या है भाई? अरे भाई बहुत सिंपल है, ये कहता है कि अगर, एक मिनट, ये कहता है कि अगर एक जो ज्वाइंट टॉर्ट फीजर है ना, अगर मान लीजिए इस केस का एग्जांपल लें कि अगर एक रिलीज हो रहा है, ठीक है, अब क्या होता है ज्वाइंट टॉर्ट फीजर में सिंगल कॉज ऑफ एक्शन होता है। क्यों? देखिए, रिलीज ऑफ वन ऑफ द ज्वाइंट टॉर्ट फीजर रिलीज ऑल ऑफ देम। क्यों? देयर सिंगल कॉज ऑफ एक्शन। सिंगल कॉज ऑफ एक्शन क्या है कि अगर यहाँ पर ए लायबल नहीं है तो बी भी लायबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन सेम है, पार्टी सेम है। अगर भाई एक लायबल नहीं है तो दूसरा कैसे हो सकता है, आप ये बताइए। ठीक है, सिंगल कॉज ऑफ एक्शन है, अगर लायबल होंगे तो सब होंगे, नहीं होंगे तो कोई नहीं होंगे। ठीक, चलिए दूसरा पॉइंट, लेकिन अगर वो सेपरेट कंप्रोमाइज करता है, ठीक है, सेपरेट कंप्रोमाइज करता है किसी एक से, सेपरेट कंप्रोमाइज विद वन डिफेंडेंट, विद वन डिफेंडेंट, नॉट रिलीज अदर, नॉट रिलीज अदर। अब क्या है भाई ये? अब चलिए केस से देखते हैं। केस का नाम है खुसरो वर्सेस एन.ए. गुजडर। खुसरो वर्सेस एन.ए. गुजडर। क्या हुआ था इसमें? ये डिफेमेशन का केस था। आपको मालूम है कि जब डिफेमेशन का केस होता है तो कौन कौन पार्टी, मान लीजिए पब्लिकेशन हुआ है तो राइटर जिसने पब्लिश किया है, ठीक, पब्लिशर, ठीक है, और जिसने छापा है कौन, टाइपिस्ट, ये सब लोग जो होते हैं, बहुत सारी पार्टियां हो जाती, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर 3 पार्टी थी, ठीक, अब प्लेंटिफ ने केस किया डिफेमेशन का इनके सबके ऊपर। ठीक, इतनी बात समझ में आई? ये भी केस इसी का है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी 3-4 तो केस ही है, याद कर लेना यार, क्या है इंपॉर्टेंट तो ये टॉपिक ही इतना नहीं है, 1 ही 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें से आते हैं तो। ठीक, चलिए खुसरो वर्सेस एन.ए. गुजडर में क्या हुआ था? प्लेंटिफ ने डिफेमेशन का केस किया था, मान लीजिए 3 लोगों पर, राइटर, पब्लिशर और टाइपिस्ट। ठीक, अब क्या हुआ इसमें से, मान लीजिए किसी एक पार्टी ने, टाइपिस्ट ने, ठीक, टाइपिस्ट ने क्या किया, अनकंडीशनल अपॉलॉजी दी कि मैं अपनी चीज पे माफी मांगता हूं, आप मुझे माफ कर दीजिए। प्लेंटिफ से अनकंडीशनल अपॉलॉजी दी कि मैं कबूल करता हूं कि ठीक है डिफेमेशन हुआ है, आप जो बोलो वो मैं करने तैयार हूं, मैं माफीनामा भी देने तैयार हूं, और आप जो कंप्रोमाइज बताओ वो भी मैं कर दूंगा, आप जो कंप्रोमाइज करना चाहो मेरे साथ कर दो। अब अगर ए ने, सिर्फ एक पार्टी ने ऐसा किया, बाकी 2 ने नहीं कर रहे, वो नहीं, वो कह रहे केस चलाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो कोर्ट जो है सिर्फ इसके लिए डिक्री पास कर देगी। ठीक, तो इसके लिए डिक्री पास कर दी तो ये तो रिलीज हो जाएगा इससे, तो ये इसके रिलीज हो जाने से ये दोनों रिलीज नहीं होंगे। समझ में आई बात? सिर्फ रिलीज ऑफ वन ऑफ ज्वाइंट टॉर्ट फीजर, रिलीज ऑल ऑफ देम, इस पे नहीं अप्लाई होता है।
कि अगर आपने सेपरेट कंप्रोमाइज, किसी एक पार्टी ने माफी मांग ली, आपने उसे माफ कर दिया तो ठीक है, तो वो तो रिलीज हो जाएगा, तो बाकी के रिलीज नहीं होंगे। समझ में आई बात इतनी? चलिए बस इसमें इतना ही था। तीसरा पॉइंट देखते हैं, कंट्रीब्यूशन बिटवीन जॉइंट टॉर्ट फीजर। जॉइंट टॉर्ट फीजर क्या है भाई? देखिए, एक केस है मैक्सवेल वर्सेस मैरीवेदर वर्सेस मैरीवेदर वर्सेस निक्सन। कुछ भी याद रहे ना रहे, इसमें दो केस जरूर याद रखना, ब्रूक वर्सेस बूल और मैरीवेदर वर्सेस निक्सन। ठीक है, निक्सन है, एम नहीं है, निक्सन। क्या हुआ था इसमें? इसमें कोर्ट ने एक रूल ऑफ कॉमन लॉ लिख दिया था। इसमें ये रूल दिया था कि अगर जेड जो है, मान लीजिए 2 लाख कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे पास हुआ था, तो जेड अगर सिर्फ ए से 2 लाख रुपए ले लेता है, ठीक है, तो ए के पास ये राइट नहीं होगा कि बी से कहे कि 1 लाख रुपए तुम हमें दो। समझ में आई बात? फिर से सुनिएगा, मैरीवेदर वर्सेस निक्सन में एक रूल लिखा गया था। उस रूल में क्या था? उसमें ये था कि अगर कोई एक पार्टी पूरा पैसा दे रही है, ठीक, कोई एक पार्टी पूरा पैसा दे रही है, तो फिर वो दूसरे रॉन्ग डूअर से उसका हिस्सा नहीं मांग पाएगी। यहाँ पर 2 लाख रुपए हुआ था, तो कायदे में क्या कहता है कि 1 लाख रुपए ए दे और 1 लाख रुपए बी दे। यही तो कहता है ना कायदा। कायदा यही कहता है कि भाई दोनों 1-1 लाख रुपए दो, दोनों गलती है, दोनों गलती से जेड को नुकसान हुआ है। तो अगर मान लीजिए ए ने 2 लाख रुपए दे दिए, ठीक, जेड ने ए से ले लिए, तो अब ए के पास ये राइट नहीं है कि वो बी से ले पाए उसका हिस्सा। ठीक, ये बोला गया था मैरीवेदर वर्सेस निक्सन ने। लेकिन ये जो है लॉ रिफॉर्म एक्ट 1935, इंग्लैंड में लॉ रिफॉर्म एक्ट 1935 में इस रूल को ओवर रूल कर दिया गया था कि भाई ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का वायलेशन है कि नहीं है? भाई इक्विटी क्या कहती है कि कंप्रोमाइज है, अगर ये दे भी रहा है तो वो इससे तो कम से कम ले पाए बी से। तो लॉ रिफॉर्म एक्ट 1935 में इसको ओवर रूल कर दिया गया था। उसके बाद ये है कि अगर ए पूरा पैसा दे देता है तो वो बी से उसका हिस्सा मांग सकता है, चाहे उसे अलग केस करना पड़े इसके लिए। अब इंडिया में पोजीशन क्या है, मिटा देता हूं थोड़ा, समझ में आया कि नहीं इतना? पोजीशन इन इंडिया, भाई जॉइंट टॉर्ट फीजर की कंट्रीब्यूशन को लेके, ठीक है, पोजीशन इन इंडिया, कंट्रीब्यूशन बिटवीन जॉइंट टॉर्ट फीजर को लेके इंडिया में क्या पोजीशन है, इस चीज को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धरणीधार वर्सेस चंद्रशेखर, ये केस था जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की फुल बेंच ने ये कहा था कि भाई मैरीवेदर वर्सेस निक्सन को हम फॉलो नहीं करते, ठीक है। जब वहीं पर उसे ओवर रूल कर दिया गया तो इंडिया में थोड़े ऐसे मानेंगे। तो इस केस में धरणीधार वर्सेस चंद्रशेखर में इलाहाबाद हाई कोर्ट की फुल बेंच ने कहा, देखिए हम मैरीवेदर रूल को नहीं मानते, ठीक है, क्योंकि वो लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का वायलेशन करती है। और मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक पार्टी पूरा पैसा दे देती है तो उसके पास पूरा हक है कि वो बाकी पार्टी से बाकी का पैसा मांग लीजिए। मान लीजिए ए, बी और सी 3 लोग थे, ठीक है, तो 3 लाख रुपए इन तीनों को देना था। अगर ए पूरा 3 लाख रुपए दे देता है तो बाकी का 1 और 1 इन दोनों से वो ले लेगा, ठीक है, उसका राइट हो गया। अब ये ले सकता है। पहले मैरीवेदर वर्सेस केस में क्या कहा था कोर्ट ने कि नहीं ले सकता, ठीक है। चलिए, और तो कुछ है नहीं इसमें, कल हम लोग पढ़ेंगे नेग्लिजेंस। थोड़ा लेंथी टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है, बहुत सारे केसेस आते हैं उसमें, बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं प्री के हिसाब से भी, मेंस के हिसाब से भी, ठीक है। चलो।
थैंक यू।